नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू, सूची वन का सूची टू से मिलान कीजिए। तो लिस्ट वन में जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स दिए गए हैं और लिस्ट टू में जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको करेक्ट एस्टिमेट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैचिंग करना है। तो लिस्ट वन में ए है एक्चुअल एस्टिमेट, बी है प्रोविजनल एस्टिमेट, सी है बजट एस्टिमेट और डी है एडवांस एस्टिमेट, यानी कि वास्तविक अनुमान, अनंतिम अनुमान, बजट अनुमान और अग्रिम अनुमान। तो पहले हम ये सारे एस्टिमेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एस्टीमेट का मतलब होता है गेस करना या फिर जजमेंट देना किसी भी चीज़ के बेसिस पे। अब सपोज करिए कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2026-27 में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाए जिससे कि सप्लाई जो है डिमांड के अकॉर्डिंग रहे, सप्लाई कम ना हो, कोई भी जो है वहाँ पर ब्रेकडाउन ना आए, जितना डिमांड आ रहा है उतनी सप्लाई वहाँ पर आसानी से हो सके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर की जो भी सेल्स होगी उसके बेसिस पे इस चीज़ को एस्टिमेट करते हैं कि अगले साल कितना जो है उनको प्रोडक्शन करना चाहिए। इसी तरीके से बजटिंग करनी है, तो बजटिंग करनी है तो अगले साल क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या रिसिप्ट होगा, उसका जो है हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं पिछले साल का एस्टिमेशन देकर, पिछले साल का जो एक्चुअल हुआ था खर्चा और जो भी रिसिप्ट आया था उसके बेसिस पे हम अगले साल का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो एस्टिमेट करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आने वाले समय के लिए गेस करना, जजमेंट देना। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि सपोज करें कि एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसमें कितना खर्चा आ सकता है, तो उस चीज़ को जानने के लिए आप सिमिलर जो पुराना कोई प्रोजेक्ट था उसमें कितना खर्चा आया उसके बेसिस पे आप वहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर? तो किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी रिसिप्ट आया है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल एस्टिमेट कहते हैं। एक्चुअल मतलब कि एग्जैक्टली कितना खर्चा हुआ, ये तो एक्चुअल है ना, यानी कि हमें पता है कि इतना ही खर्चा हुआ था क्योंकि ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होता है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी रिसिप्ट आया, उसको हम एक्चुअल एस्टिमेट कहेंगे। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट क्या है, प्रोविजनल एस्टिमेट। प्रोविजनल एस्टिमेट, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम दैट इज लाइकली टू चेंज इन फ्यूचर। तो प्रोविजनल का मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। जैसे कि आपको जब तक ओरिजिनल डिग्री या मार्कशीट नहीं मिलती तब तक आपको क्या दिया जाता है, यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोविजनल डिग्री दे दी जाती है। क्लियर? तो वहां पर क्या होता है कि जब तक आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं आती तब तक आपको प्रोविजनल डिग्री दे दी गई है, आप जो है उस प्रोविजनल डिग्री का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो प्रोविजनल एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट टाइम के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम प्रोविजनल एस्टिमेट कहते हैं। क्लियर? यानी कि 2024-25 चल रहा है तो 2024-25 के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो प्रोविजनल एस्टिमेट कहलाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट में क्या होता है कि यहाँ पर आप आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी कि 2024-25 चल रहा है तो 25-26 के लिए जो है आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बजट एस्टिमेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों के लिए बीच में लिंक देखिए, एक्चुअल एस्टिमेट जो फाइनेंशियल ईयर चला गया उसके लिए होता है, प्रोविजनल एस्टिमेट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए एस्टिमेशन होता है, बजट एस्टिमेट आने वाले फाइनेंशियल के लिए एस्टिमेशन आप यहाँ पर कर रहे होते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगला है एनालॉगस एस्टिमेट। एनालॉगस मतलब क्या होता है, सिमिलर मीन्स सिमिलर इन समथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट के प्लानिंग के केस में खासकर होता है। सपोज करिए कि आपको जो है कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना है तो उसको उसका बजट एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सिमिलर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हो चुका है उस पर कितना खर्चा आया था, उस पर कितना एक्सपेंडिचर या फिर रिसिप्ट हुआ था, उसी के बेसिस पे आने जो नया वाला प्रोजेक्ट है उसको एस्टिमेट किया जा सकता है। क्लियर? तो यूजेस डेटा फॉर फ्रॉम सिमिलर प्रोजेक्ट टू एस्टिमेट द बजट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा एंड प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकल डेटा क्यों कहें, क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं उस पर कितना खर्चा आया था, उस पर मैनेजर का क्या एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे आज जो नया प्रोजेक्ट है हम उसके लिए एस्टिमेशन कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट है बॉटम अप एस्टिमेट। बॉटम अप एस्टिमेट नाम से क्लियर है, यहां पर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल टास्क होते हैं, जो भी मतलब पूरा प्रोजेक्ट है उसको इंडिविजुअल टास्क में आपको जो है डिवाइड कर लेना है। क्लियर? तो जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको छोटे छोटे इंडिविजुअल टास्क में डिवाइड कर लेना है, जो भी डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जाएंगे उस प्रोजेक्ट में, और फिर हर टास्क में कितना कॉस्ट आएगा उसको एस्टिमेट कर लेना है, और फिर जो है सभी कॉस्ट को ऐड कर लेना है, टोटल बजट जो है वो उस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा ये आपको एस्टिमेट आप आसानी से क्लियर कर
सकते हैं। तो बॉटम अप एस्टिमेट करने का मतलब यही है, क्लियर, कि छोटे छोटे टास्क से टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको इंडिविजुअल टास्क में डिवाइड कर लेता है, हर टास्क में कितना खर्चा आएगा उसको एस्टिमेट कर लेता है, सभी टास्क में जो भी खर्चा है उसको ऐड कर लेंगे, टोटल बजट वहाँ पर पता चल जाएगा। तो दिस मेथड इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट बट इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। तो इस मेथड को हम मोस्ट एक्यूरेट कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी में कितना खर्चा आएगा उसको आप ऐड कर रहे हो, यानी कि एक एक्यूरेट आपको यहाँ पर जो है एस्टिमेशन मिलेगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि आप हर एक्टिविटी को ब्रेक डाउन करोगे, हर एक्टिविटी में कितना खर्चा आएगा उसको यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद उसको ऐड करोगे, फिर जो है यहाँ पर आपको एस्टिमेट लगाओगे। तो कहीं ना कहीं ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है पैरामेट्रिक एस्टिमेट। पैरामेट्रिक यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है किसी पैरामीटर पे जो है यहाँ पर एस्टिमेशन, किसी पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पर जो है आप एस्टिमेशन करते हैं। तो इट यूजेज हिस्टोरिकल डेटा टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो ये जो है यहाँ पर भी हिस्टोरिकल डेटा जो होता है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पर एस्टिमेशन किया जाता है। इसी तरीके से एक और एस्टिमेट है, दैट इज एडवांस एस्टिमेट। तो एडवांस एस्टिमेट में क्या होता है कि ये जो है एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोजेक्शन होता है। एडवांस एस्टिमेट में इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोजेक्शन होता है फॉर डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड दैट इज रिलीज्ड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो अभी जैसे 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोजेक्शन होगा, यानी कि एस्टिमेट होगा डिफरेंट सेक्टर के लिए, उसको हम एडवांस एस्टिमेट कहते हैं। और ये सेंट्रल स्टेट ऑफिस CSO होता है, उसको वो जो है ये जारी करता है फॉर द डिफरेंट वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज के लिए अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके लिए जो है ये CSO इस एस्टिमेट को जारी करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडवांस एस्टिमेट कहते हैं। तो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो है उसके खत्म होने से पहले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो एस्टिमेट होता है, प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडवांस एस्टिमेट कहते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिमेट्स होते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। यानी कि लिस्ट 1 का जो ए है एक्चुअल एस्टिमेट, ये लिस्ट 2 के किससे मैच करेगा, थर्ड से, एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि प्रीवियस ईयर में एक्चुअली जो खर्चा आया, एक्सपेंडिचर हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, वो उसका एस्टिमेट एक्चुअल एस्टिमेट कहलाता है। इसी तरीके से लिस्ट 1 का बी है प्रोविजनल एस्टिमेट। तो प्रोविजनल एस्टिमेट क्या हो जाएगा, दैट इज लिस्ट 2 का 2, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। प्रेजेंटली जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो भी एस्टिमेट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसको हम प्रोविजनल एस्टिमेट कहेंगे। इसी तरीके से लिस्ट 1 का सी है बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट क्या हो जाएगा, दैट इज लिस्ट 2 का 1, एस्टिमेट ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाले फाइनेंशियल ईयर का जो एस्टिमेट करेंगे उसको हम बजट एस्टिमेट कहते हैं। और लिस्ट 1 का जो डी है एडवांस एस्टिमेट, ये लिस्ट 2 के 4 से मैच हो जाएगा, दैट इज दीज एस्टिमेट आर मेड बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 है लिवाइड ऑन द बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। ऑप्शन 2 ऑल्सो नॉन एज इनहेरिटेंस टैक्स। ऑप्शन 3 इम्पोज्ड ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ कमोडिटीज इन कमोडिटी एक्सचेंज। या फिर ऑप्शन 4 इंट्रोड्यूस्ड इन 2022-23। तो आपको बताना है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शन में से सही है। क्लियर। यहाँ पे प्रतिभूति लेन देन, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को क्या कहते हैं, प्रतिभूति लेन देन। तो देखिए फाइनेंस एक्ट 2004 में जो है इस सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ एज अ क्लीन एंड एफिशिएंट वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन। तो जो भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस पर जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है फाइनेंस एक्ट 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो STT क्या है, STT इज अ डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन एवरी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है, जैसे NSE है, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इन पे जो भी सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, परचेज एंड सेलिंग हो रही है, उस पर जो है डायरेक्ट टैक्स जो है लिया जाता है। तो उसी को हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। सिक्योरिटी यानी कि जो इक्विटी शेयर्स हो गए, ये सब शेयर की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सिक्योरिटीज की जो ट्रांजैक्शन हो रही है यानी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उस पे टैक्स, तो STT। क्लियर। तो ये फाइनेंस एक्ट 2004 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो STT इज गवर्न्ड बाय द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट 2004। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो STT है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, कौन सी एक्ट से जो है गवर्न किया जाता है, तो STT एक्ट 2004, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट 2004। STT इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स विच इज सिमिलर टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये एक तरीके से
टीसीएस की तरह होता है। ये भी जो है आपको कंपेरिजन में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन 1। एसटीटी यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज लिवाइड ऑन बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर्स इन स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार में शेयरों की खरीद या बिक्री पर जो है ये प्रतिभूति लेन देन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड ऑन, भारत में वित्तीय वर्ष का अंत कब होता है? तो सभी को आपने पता ही होगा कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दो टाइप के ईयर जो है खासकर होते हैं। और फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं? ये 12 मंथ का पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से, किसी भी ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो है ये चलता है। जैसे कि 2024 से 25, 2025 से 26, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च ऑफ 2025, इसी तरीके से 1 अप्रैल ऑफ 2025 से 31 मार्च ऑफ 2026। तो ये क्या हो गया? एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। क्लियर? तो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जो है, अगले साल के 31 मार्च तक ये माना जाता है, रखा जाता है। ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये वो पीरियड होता है जहां पर जिस पीरियड में इनकम जो है वो अर्न किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और जिसके लिए टैक्स रिटर्न जो है फाइल किया जाता है नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जो है टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कमाए गए पैसे के लिए। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसे कमाए जा रहे हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और जिस फाइनेंशियल ईयर में उसके लिए टैक्स रिटर्न भरा जाता है उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2025 टू 2026 ये असेसमेंट ईयर होगा। क्लियर? फाइनेंशियल ईयर जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे अर्न कर रहे हो उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। और जैसे 2024-25 में आपने पैसे अर्न किए, अब उसके लिए 2025-26 में आप जो है टैक्स फाइल करोगे, तो हम जिस भी ईयर में टैक्स फाइल करेंगे उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया एंड्स ऑन, तो दैट इज ऑप्शन 1 31 मार्च। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को जो है ये एंड होता है फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 में जो है डिफरेंट टैक्स और ड्यूटीज के बारे में बताया गया और लिस्ट 2 में उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ए है सर्विस टैक्स, बी है एक्साइज ड्यूटी, सी है सेंट्रल सेल्स टैक्स और डी है कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ टैक्स अब क्या हो गए, वो जीएसटी में मर्ज हो गए। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये सब क्या है? ये जीएसटी से रिप्लेस कर दिए गए हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लें ए, तो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है? सभी को पता है कि जब भी आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस लेते हैं तो आप उसके लिए सर्विस टैक्स पे करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में गए या फिर आपने कहीं और पे कोई सर्विस अवेल किया है, तो ये आपको जो है, यानी कि बीइंग अ कस्टमर, आपको जो है सर्विस टैक्स देना पड़ता है। हालांकि पेमेंट गवर्नमेंट को कौन करेगा? जिसको आपने सर्विस टैक्स पे किया है वो गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी पे करेगा, लेकिन सर्विस टैक्स वसूला कस्टमर से ही जाता है। तो यहाँ पर ए का लिस्ट 2 के सेकंड से मैच कर जाएगा। सर्विस टैक्स एक्चुअली बोर्न बाय द कस्टमर एंड सब्सिडी अंडर जीएसटी। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी है, बी है। बी क्या है? एक्साइज ड्यूटी। तो ये क्या होता है? ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको सेल किया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, तो उसमें जो है ये एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लगाती थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब ये जीएसटी में आ गया है। इसी तरीके से सी है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या है? कि जब इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी तो उस पे जो है टैक्स वसूला जाता था, तो उसको कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? वहीं पर डी क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या है? कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है गुड्स का, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो बी का एक्साइज ड्यूटी का क्या हो जाएगा? लिस्ट 2 का थर्ड ऑप्शन देखिए, लिवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोडक्शन, सेल और लाइसेंस ऑफ सर्टेन गुड्स एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी। सी है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सी का क्या हो जाएगा? 1 levied on sales generated during interstate trade and commerce in a country and subsumed under GST। सेंट्रल सेल्स टैक्स है, नाम से है सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, किस चीज पे लगा रही है? जो भी सेल्स जनरेट हो रहा है इंटर स्टेट, यानी कि जैसे यूपी बिहार में हो रहा है, बिहार और मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो जब इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल्स टैक्स था, लेकिन अब ये जीएसटी में हो गया है। और डी क्या है? कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी हमेशा याद रखना है कि जब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है, बाहर से अपनी कंट्री में कोई गुड्स मंगवा रहे हैं, तो उसमें जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ असाइंड रेवेन्यू एक्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा असाइंड रेवेन्यू का एग्जांपल नहीं है। ठीक है? तो असाइंड रेवेन्यू होता क्या है, यानी कि निर्दिष्ट राजस्व क्या होता है, यहाँ पर हम पहले
बात कर लें। रेवेन्यू असाइनमेंट और असाइन्ड रेवेन्यू। देखिए असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, फिर असाइन का मतलब क्या होता है। टू गिव समथिंग टू समबडी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। टू गिव समथिंग टू समबडी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेवेन्यू असाइन किया जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू जो है किसी पर्पज के लिए किसी को दिया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू असाइनमेंट कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स होती हैं जिसको जो है गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लॉन्च करती है। तो उस स्कीम में जो भी खर्चा आता है वो कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, चाहे वो इंडिविजुअल से ले रही हो यानी डायरेक्ट टैक्स के जरिए, इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए ले रही है, वो उसी के जरिए जो है वो रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू को असाइन कर दिया जाता है स्पेसिफिक टास्क पे, स्पेसिफिक एक्टिविटी पे जो कि पब्लिक के लिए की जा रही होती है। तो रेवेन्यू असाइनमेंट क्या हो गया, रेवेन्यू असाइनमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक मेडिकेयर प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पब्लिक। क्लियर। तो जब पब्लिक के लिए कुछ भी डेवलपमेंट करना है, कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है गवर्नमेंट को, और उसके लिए जो है स्पेसिफिकली जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है थ्रू द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसी को हम रेवेन्यू असाइनमेंट कहते हैं। दिस रेवेन्यू कैन बी कलेक्टेड बाय द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एंड देन असाइन टू द रेलेवेंट एंटिटी और एक्टिविटी। तो ये जो रेवेन्यू है ये कैसे कलेक्ट किया जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो है ये रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जाता है थ्रू दी डिफरेंट टैक्स स्कीम, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जो आप टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम पर, उसके जरिए जो है रेवेन्यू गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया गया उसको जो है पर्टिकुलर एक्टिविटी जो असाइन की गई उसको रेवेन्यू असाइन कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लोकल सेस ऑन लैंड रेवेन्यू, यानी कि लैंड से जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें लोकल सेस लिया जाता है और उसका इस्तेमाल जो है फर्दर डेवलपमेंट के लिए लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, स्कूल ये सब प्रोवाइड करने के लिए जो है वो खर्च कर दिया जाता है। यानी कि लोकल सेस जो लैंड रेवेन्यू पे लोकल सेस लगाया गया है उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है उस रेवेन्यू को असाइन कर दिया गया है विलेज की डेवलपमेंट को, तो इसी को हम रेवेन्यू असाइनमेंट कहते हैं। इसी तरीके से मेडिकेयर टैक्सेस जो है लिया जाता है, तो ये इंडिविजुअल की जो इनकम टैक्स जो है रिटर्न भरते हैं आप, तो वहां पर जो है मेडिकेयर टैक्स देना पड़ता है आपको। तो मेडिकेयर टैक्सेस के जरिए जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कहां पर खर्च कर दिया जाता है, किस एक्टिविटी में, मेडिकल जो मेडिकेयर प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट का सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर जो है जो मतलब कि लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए, तो उस पे जो है वो खर्च कर दिया जाता है। तो यानी कि मेडिकेयर टैक्सेस के लिए जो भी रेवेन्यू आया वो कहां असाइन कर दिया गया, मेडिकेयर प्रोग्राम पे असाइन कर दिया गया। क्लियर। इसी तरीके से गवर्नमेंट आप जो है जिला अस्पताल देखते होंगे तो उनको कहां से रेवेन्यू आ रहा है, उनमें जो भी खर्चा हो रहा है वो कहां से आ रहा है, ये टैक्स के जरिए जो है उनको असाइन कर दिया जाता है। इसी तरीके से स्कूल टैक्स लिया जाता है, तो स्कूल टैक्स किस लिए जाता है, जिससे कि जो पब्लिक स्कूलिंग है उसको डेवलप किया जा सके, कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड यूज्ड टू पे फॉर पब्लिक स्कूलिंग। पब्लिक स्कूलिंग के लिए जो है इस टैक्स को जो है वहां पर खर्च किया जाता है। पब्लिक स्कूलिंग को डेवलप करने के लिए, पब्लिक स्कूलिंग को अच्छे से चलाने के लिए स्कूल टैक्स को जो है वहां पर असाइन कर दिया जाता है। क्लियर। इसी तरीके से इंटरटेनमेंट टैक्स आ रहा है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो भी आ रहा है, आप मूवी देखने जाते हो तो आप टैक्स देते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं, तो उसका जो है टैक्स से जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको जो है फिल्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए असाइन कर दिया जाता है। क्लियर। इसी तरीके से स्टैंप ड्यूटी पे जो भी सरचार्ज लिया जाता है उसको भी जो है डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया जाता है। तो रेवेन्यू असाइनमेंट का मतलब कि पर्टिकुलर टैक्स के जरिए जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसको जो है पर्टिकुलर एक्टिविटी पे असाइन कर दिया जाता है, पर्टिकुलर एक्टिविटी को असाइन कर दिया कि उस डेवलपमेंट के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए, स्कूल के लिए जो है वो खर्चा किया जाएगा, तो उसी को हम असाइन रेवेन्यू फिर रेवेन्यू असाइनमेंट कहते हैं। और वहीं पर हमने बताया कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है। कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी होती है, वो टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगाया जाता है। तो इट इज अ टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। जब भी इंडिया से बाहर कोई सामान जा रहा है या फिर बाहर से भी इंडिया में सामान आ रहा है तो उस पे जो टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन नंबर 4। ये जो है असाइंड रेवेन्यू नहीं होता है, बाकी इंटरटेनमेंट टैक्स, सरचार्ज ऑन स्टैंप ड्यूटी, सरचार्ज ऑन लैंड रेवेन्यू, ये जो है एक तरीके का असाइंड रेवेन्यू का एग्जांपल है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।